आज की बात वर्तमान मुद्दों के साथ देखिए जयदेव पटेल के साथ शनिवार रात 11 बजे और रविवार सुबह 11 बजे सिर्फ नंबर 1 इंडिया न्यूज पर। नमस्कार व्यूअर्स, मैं जयदेव पटेल और आप देख रहे हैं नंबर 1 इंडिया न्यूज। आज की बात वर्तमान मुद्दे के साथ इस खास कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे 2024 का चुनाव किस ओर जा रहा है और इसी के साथ महाराष्ट्र की जो राजनीति है और बकरा ईद का जो कार्यक्रम है उसमें किस तरीके की खास व्यवस्था की जा रही है। इसी पर ज्यादा बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान है महाराष्ट्र समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अबू आजमी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे प्रोग्राम में। जी अबू आजमी जी, आपसे हमारा पहला सवाल है कि सबसे पहले मैं ईद की जो बकरा ईद आ रही है इसको लेकर आपसे जानना चाहूंगा कि किस तरह के खास इंतजाम आपकी तरफ से किए गए हैं महाराष्ट्र की, अगर मैं बात करूं तो। ऐसा है जब भी बकरीद का त्योहार आता है या गणपति आती है तो सरकार जो है पॉलिटिकल लोगों को, उस कम्युनिटी के लोगों को, पुलिस डिपार्टमेंट को और उसके तमाम अधिकारियों को बुला करके उससे बात की जाती है। तो अपनी बार भी सीएम, डिप्टी सीएम और हमारी पार्टी के दूसरे एमएलए हम लोग सब बैठे थे। सबसे पहले हमने ये रिक्वेस्ट किया था अपनी पूरी कम्युनिटी से और जो लोग ये व्यापार करने वाले जानवरों का, भाई कोई भी इसमें जो है ना गाय या बैल कोई इसमें बिल्कुल लाइए मत, चाहे और किसी काम के लिए भी हो। सपोज आप गाय ला रहे हो दूध के लिए या बैल ला रहे हैं पालने के लिए, तो भी इस त्योहार में कहीं भी इसको मत लाइए, वरना अननेसेसरी जबरदस्ती बजरंग दल और कुछ कट्टरपंथी लोग इसी बहाने से आपका जुर्म जाती करते हैं। तो हमने ये रिक्वेस्ट सबसे पूरे समाज से किया था। दूसरी चीजें मैंने कहा था कि देखिए जानवर लोग लाते हैं, अगर खुदा ना खास्ता एक तो जानवर ज्यादा भी आ गए उसमें ट्रक में तो इतना ज्यादा सरकार को उस पर एक्शन नहीं लेना चाहिए। क्यों कि मालूम है कि अगर ये जानवर ज्यादा आएंगे, जानवर की सींग टूट गई या उनकी चमड़ी कट गई या पैर का फूट गया तो जानवर कुर्बानी लायक नहीं रहता है। तो सरकार ने मदद किया, उन्होंने कहा ठीक है हम इसमें बकरीद का अगर 1-2-4 जानवर आगे पीछे रहेंगे, ज्यादा रहेंगे तो हमारा ये डिस्कशन होगा कि बिल्कुल इसके अंदर कोई इसमें इंटरफेयर करने ना पाए और जो भी गाड़ी चेक करना है हर नाके पर सिर्फ और सिर्फ पुलिस अधिकारी चेक कर सकते हैं। और कोई ये कट्टरपंथी लोग जो अपने आप को बहुत ही ज्यादा दिखाते हैं कि गौवंश को संभालने के लिए है, ये सब लोग किसी को भी इसमें कोई इंटरफेयर नहीं करने पाए। जो भी कार्रवाई करना है, चेक करना है, वो सिर्फ और सिर्फ पुलिस करे। और मुझे लगता है कि सरकार ने जो पुलिस को ये इंडिकेशन दिया है तो ये बिल्कुल वैसे ही हो रहा है। जी अबू आजमी जी, आपसे मेरा एक बिल्कुल सीधा सवाल है, क्योंकि आप एक मुस्लिम समुदाय से आते हैं और कहीं के आप मुस्लिम समुदाय की पैरवी भी करते हैं एक हिसाब से अगर हम देखा जाए तो, कि भारत में मुसलमान सुरक्षित है या नहीं है? बिल्कुल सुरक्षित नहीं है, बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। मुसलमानों को जबरदस्ती झूठ मूठ का ये सरकार 2014 के बाद जो लोग सत्ता में बैठे हुए हैं वो हमारे हिंदू भाइयों के बीच में मुसलमानों के बारे में गलत बयानी करके, इनकी गलत हिस्ट्री बता करके ऐसा दिखाते हैं जैसे कि हिंदू समाज खतरे में है। किससे खतरे में है? मुसलमानों से। भाई आपका प्राइम मिनिस्टर, आपका चीफ मिनिस्टर, सारे सेक्रेटरी, कश्मीर से कन्याकुमारी तक सारी सरकारें आपकी, सारे लोग आपके 85% आपकी तादाद, उसके बाद हिंदू खतरे में है। मतलब ऐसी चीजें ला करके हिंदू भाइयों के दिलो दिमाग में मुसलमानों के खिलाफ एक नफरत पैदा करने का काम सरकार कर रही है। और सरकार इसलिए कर रही है ना, उनको लगता है कि यही करने से कोई सवाल पूछेगा नहीं महंगाई के बारे में, कोई पूछेगा नहीं आर्थिक स्थिति क्या है देश की, और सत्ता में बने रहेंगे। तो ये हो रहा है मुसलमानों के साथ जबरदस्ती जुल्म ज्यादती सरकारें कर रही है। जी अबू आजमी जी, कुछ हाल ही के दिनों की हम घटनाओं की अगर बात करें तो आपने भी देखे होंगे लगातार लव जिहाद के जिस तरीके से मामले सामने आ रहे हैं, या फिर कहीं मुस्लिम युवक है उसने किसी मुस्लिम युवती को किल कर दिया, या फिर जैसे अभी हाल ही में 2 दिन पहले की घटना है दिल्ली की जहां पे एक मुस्लिम युवक ने एक हिंदू युवक की हत्या कर दी। तो हमेशा कहीं न कहीं मुस्लिम युवक ही सामने क्यों आते हैं? इसके पीछे क्या कुछ लॉजिक है? लव जिहाद हो, जो हिंदू मुस्लिम लड़कियों शादी करता है वो कौन सा जिहाद है? अगर किसी मुस्लिम ने हिंदू से शादी कर लिया ये लव जिहाद हो गया, और हिंदू ने मुस्लिम शादी किया वो कौन सा जिहाद है? ये जबरदस्ती का एक वावेला खड़ा किया जा रहा है। आज से नहीं,
माध्यम से देश का संविधान बना है। कोई भी लड़का अपनी मर्जी से किसी मजहब में शादी कर सकता है, कोई भी लड़की अपनी मर्जी से शादी कर सकती है, अपनी मर्जी से धर्म चेंज कर सकते हैं। ये भारतवर्ष का संविधान है, ये आजादी है, संविधान ने दिया हुआ है। लेकिन ये लोग जबरदस्ती का मुसलमानों को बदनाम कर रहे हैं, जबकि धर्म परिवर्तन कराने के लिए इनकी तरफ से कोशिश हो रही है। आपने देखा होगा कुछ सालों पहले आगरा के अंदर कुछ कबाड़ी लोग बैठे थे, उन्होंने कहा इन नेताओं से कि हमारे पास कोई पहचान पत्र नहीं है, हमारे पास राशन कार्ड नहीं है, तो हमें मदद कीजिए। ये ले गए, इन्होंने जाकर के वहां पर अब बिठा करके इनको कह दिया कि सब हिंदू हो गए, हिंदू हो ही नहीं। और इसी तरह से तो अलीगढ़ में मंच लगाया कि हम मुझे आपने कितना 5 लाख या 15 लाख रुपए देंगे, आओ घर वापसी करो। क्या मतलब ये? लेकिन मैं कहता हूँ पूरे देश में कभी भी मुसलमानों ने, किसी भी जमात ने खुल करके कभी ये नहीं कहा है कि आओ हिंदू लोग मुसलमान फंस जाओ। ये जबरदस्ती का ये लोग जो है ना एक बवला खड़ा करके हिंदू मुसलमानों के बीच में एक गहरी खाई खोदने का आगाज कर जी। अब आजमी जी, मैं आपसे अब देश के लिहाज से एक सवाल जानना चाहता हूँ कि तमाम विपक्षी दल पटना में एकत्रित हुए, जिसमें समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव भी थे, तो ऐसे में क्या आपको लगता है कि सारे विपक्षी दल 2024 के चुनाव से पहले एक हो पाएंगे, और एक हो पाएंगे तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2024 के चुनाव में हरा पाएंगे? ऐसा सवाल मतलब मोदी को हराना मतलब मकसद नहीं, मकसद ये है कि जो लोग इस देश के संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं, जो लोग गांधी जी के कातिल जिसको फांसी की सजा हुई थी उसकी मंदिर बना के उसको जो है एक बड़ा जो है बढ़ावा दे रहे हैं, जो लोग इस देश की सारी संपत्ति को बेच करके देश की आर्थिक स्थिति को बर्बाद कर रहे हैं। मैं देखता हूँ 67 आजादी के 67 साल में 55 लाख करोड़ रुपया कर्ज था, और सिर्फ 9 सालों में 1 लाख करोड़ रुपया और बढ़ गया। यानी 9 साल में 1 लाख करोड़, 55 साल 67 ईयर में 55 लाख करोड़ ये देश का कर्ज था। आज देश का पैदा होने वाला एक बच्चा 1,20,000 रुपए का कर्जदार है। कौन सी फैक्ट्री बनी, कौन सी इंडस्ट्री बनी, सब बेची जा रही है। कहीं अडानी ले रहे हैं, कहीं अंबानी ले रहे हैं, हजारों करोड़ रुपया लेकर लोग भाग रहे हैं। तो देश की स्थिति कमजोर होती जा रही है, देश का जीडीपी गिर रहा है, नौकरियां नहीं लोगों के पास है। बॉर्डर पे पाकिस्तान चाइना घुस के बैठा हुआ है, बोलने की हिम्मत से लाल आंख दिखाते नहीं है। तो ऐसे में मैं समझता हूँ कि देश के संविधान को मानने वाले लोग, गांधी जी को याद करने वाले लोगों को इकट्ठा होकर के, ऐसे लोग जो देश के कानून को नहीं मानते उनको देश की गद्दी से उतारकर तुरंत फेंक देना चाहिए। मैं दुआ करता हूँ कि तमाम जितनी पार्टियां हैं वो ये सोच लें कि देश बड़ा है, पार्टी बड़ी नहीं है। देश को सुरक्षित रखने के लिए, देश की गंगा जमनी तहजीब को बचाने के लिए सबको एक साथ खड़े होना चाहिए और वोटों का बिखराव ना होने पाए, ताकि जो के पुजारी जो है उनको इस गद्दी से उतार दिया जाए। जी। अबू आजमी जी, लेकिन विपक्षी पार्टियों की अगर हम बात करें तो कहीं न कहीं अखिलेश यादव जी की अगर बात करें तो एक उत्तर प्रदेश में उनकी अच्छी पकड़ है, ममता बनर्जी की कहीं की पश्चिम बंगाल में अच्छी पकड़ है। ऐसे तमाम राज्य जो अलग अलग हैं जहाँ पे एक रिलायंस पार्टी भी आती है, वो अपने अपने राज्यों में अपने अपने तरफ पे बेहतर है और बेहतर प्रदर्शन कर भी रही है। ऐसे में सब अपने अलग विचारधारा से आते हैं, तो ऐसे में क्या आप मानते हैं कि विचारधारा 2024 से पहले एक हो पाएगी? देखिए ऐसा है ना कि अपने अपने राज्यों में जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो मजबूत हैं, वो अपने अपने राज्यों में ज्यादा से ज्यादा सांसद एमपी चुनकर लाएं, उसके बाद जिसके ज्यादा एमपी हो बैठ करके तय हो, उसके हाथ को लीडरशिप दे दी जाए। जी। अबू आजमी जी, लेकिन कल का जो पटना में जो विपक्षी दलों की जो बैठक हुई थी उसमें लालू यादव ने एक बात बोली। उन्होंने कहा कि आप राहुल गांधी दूल्हा बनिए, हम आपके बाराती बनेंगे। तो ये कहा गया एक्चुअली एक पूरे क्लाइमेक्स को एक नॉर्मल रूप देने के लिए कहा गया, लेकिन इसको लेकर कांग्रेस की तरफ से बार बार बयान भी आ रहे हैं कि कांग्रेस को कहीं न कहीं 2024 का प्रतिनिधि के रूप में राहुल गांधी को उतारा जा रहा है। ऐसा है ना, इस बात को सबको मानना पड़ेगा कि देश में अगर राष्ट्रीय दल कोई बड़ा है तो एक तरफ अगर बीजेपी है तो दूसरी तरफ कांग्रेस है। ये सच्चाई है, सबको मालूम अच्छी तरह से। परंतु कांग्रेस ने अगर सही तरीके से देश को चलाया होता तो मैं समझता हूँ कि बीजेपी आज सत्ता में कभी नहीं आती। कहीं कांग्रेस की कमी है, कांग्रेस की नाकामी है, इसकी वजह से बीजेपी आगे बैठी हुई है। लेकिन ठीक है, बीजेपी जो नफरत वाली पार्टी है उसको हराने के लिए सभी लोगों को एक साथ मिल करके समझौता करना चाहिए। सीट कम मिले चलेगा, देश बड़ा है, पार्टी छूटी हुआ चलेगा,
लेकिन देश बड़ा होने के लिए सबके साथ बैठने चाहिए, ये मेरी तमन्ना है जी। अबू आदमी, सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे उठता है कि जो बैठक हुई विपक्षी दलों की, उसमें केजरीवाल और भगवंत मान दोनों प्रेस कॉन्फ्रेंस के टाइम पे दोनों लोग नदारद हो गए। उसकी वजह ये सामने आई कि अध्यादेश के खिलाफ, जो केंद्र सरकार के खिलाफ आम आदमी पार्टी का है, उस पर उन्होंने कहीं समर्थन मांगा था। तो जो पार्टियों के जो लोग थे, उन्होंने कहा कि पहले हम 2024 के लोकसभा चुनाव पर डिस्कशन करेंगे, बाद में इसके ऊपर आएंगे। तो क्या आप लगता है कि ऐसी स्थिति में सारी पार्टियां एक हो पाएगी, या कितनी बड़ी चुनौती आप देखते हैं? देखिए, हमारे लिए नजर में क्या गया है कि मायूसी कुफ्र है। हम मायूस नहीं, उम्मीदवार, हमें अच्छी उम्मीद रखना चाहिए और हमें उम्मीद है कि देश को बचाने के लिए, देश की सेक्युलरिज्म को बचाने के, देश के लोकशाही को बचाने के लिए लोगों को कुर्बानी देना चाहिए। बहुत समय है, सभी लोगों को रास्ते पर आकर के एक साथ हो जाए। जी। अबू आजमी जी, उत्तर प्रदेश सरकार ने वीर सावरकर के जीवनी को लेकर के पाठ्यक्रम मुद्दे को उत्तर प्रदेश का जो उसमें सम्मिलित कर दिया है उसको। तो ऐसे में समाजवादी पार्टी का ये कहना है कि जो लोग या जो इंसान वीर सावरकर की अगर खास करके बात करिए उसमें, कि जिन्होंने अंग्रेजों के सामने माफी मांगी है, उनके बारे में, उनके इतिहास के बारे में क्या पढ़ाएंगे आप लोगों को? इसके पीछे की क्या वजह है? देखिए, हमने कहा ना कि बीजेपी जो है ना, ये भारत जलाओ पार्टी है। बीजेपी हिंदुत्व के नाम पर इस देश में नफरत फैला रही है। और मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब ने देश के लिए कितनी कुर्बान किया। मौलाना आजाद ने कहा था कि अगर आसमान से एक फरिश्ता एंजल उतर कर आए और ये कहे कि इस देश की आजादी हम एक दिन में आपको दे देंगे, लेकिन इस देश से हिंदू मुस्लिम एकता को आसमान पर लेके चले जाएंगे। मौलाना आजाद ने कहा, मैं ये कहूंगा कि आजादी हमें अभी नहीं चाहिए, बाद में ले लेंगे लड़के, लेकिन हमें इस देश की हिंदू मुस्लिम एकता को एक साथ रखने के लिए आप कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि इस देश की हिंदू मुस्लिम एकता जाए। उन्होंने कहा था, मेरी लाश पर पाकिस्तान और हिंदुस्तान का बंटवारा होगा। ऐसे नेताओं के नाम को निकाल देना, हटा देना और ऐसे लोगों के नाम को लाना जिन लोगों ने जेल में रह करके माफी मांगा 3-3 बार, मैं समझता हूँ ये इस देश के लिए बिल्कुल ठीक नहीं। जी। अबू आजमी जी, अखिलेश यादव जी ने एक बयान और दिया कि एनडीए को इस बार पीडीए मिलकर के हराएगी, यानी पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक। तो क्या आप सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम समुदाय के लिए काम करते हैं, या मुस्लिम समुदाय के वोट से आप बीजेपी को हराएंगे? देखिए, ऐसा है ना कि जिनके साथ हम मजलूमों के साथ हैं। मजलूम कौन है? मजलूम दलित है, मजलूम पिछड़ा समाज है, मजलूम माइनॉरिटी के लोग हैं, जिनके साथ जुल्म हो रहा है और इनकी तादाद बहुत ज्यादा है। तो ये जो लोग अपर कास्ट को लेकर के बड़े लोग जिनकी तादाद कम है और सत्ता में बैठे हुए हैं, मैं समझता हूँ अगर ये पिछड़े लोग, माइनॉरिटी के लोग ये सब इकट्ठा हो जाएंगे, मैं समझता हूँ तो फिर इनको हराना आसान। जी। अबू आजमी जी, आप भी मुस्लिम प्रतिनिधि कहीं न कहीं मानते हैं खुद को और समझते भी हैं और उनके लिए काम भी करते हैं, और एआईएमआईएम प्रमुख के असदुद्दीन ओवैसी भी सेम इसी कैटर का काम करते हैं, कहीं के मुस्लिम समर्थक का दावा करते हैं या मुस्लिम लोगों की एक भावनाओं के रूप में वो खुद को प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। ऐसे में आप क्या असदुद्दीन ओवैसी के साथ है या उनके खिलाफ है? क्योंकि अक्सर ये कहा जाता है कि एआईएमआईएम को बीजेपी की बी टीम कहा जाता है, अक्सर हमने सुना है। नहीं, सुना नहीं है, आप पता लगा लीजिए। आप जरा पता, अगर आप सचमुच जाइए, आप गुजरात के जो अध्यक्ष बनाए गए हैं वहां पर अहमदाबाद में रहते हैं, पता लगा लीजिए कि उनको गुजरात का एमआईएम का अध्यक्ष बनाने वाले कौन है। मैं नहीं बोलना चाहता हूँ, आप पता लगाना, आपको मालूम हो जाएगा असलियत क्या है। मैं समझता हूँ कि पूरे देश में जाकर के वोट लेना और जीतना नहीं, वोट काटना। यदि पिछली बार उत्तर प्रदेश के अंदर ये लोग इलेक्शन नहीं लड़े होते, वोट नहीं लिए होते, तो समाजवादी पार्टी की सरकार बन जाती। जी। अबू आजमी जी, देश में हिंदू मुसलमान सिर्फ एक राजनीति का एजेंडा बनकर रह गया है क्या? बिल्कुल बिल्कुल, हिंदू मुस्लिम एक राजनीतिक एजेंडा बन गया है और राजनीति के लिए इस देश में हिंदू मुसलमानों को, गंगा जमुनी तहजीब को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। जी। लेकिन अबू आजमी जी, कहीं के वीएचपी प्रेसिडेंट हो गए या बजरंग दल के जो मेंबर्स हैं, उनका यह कहना है कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम समुदाय जो कर रहे हैं उनकी सिर्फ प्रतिक्रिया देते हैं, उससे अलावा हम ज्यादा कुछ नहीं करते हैं। वो लोग अगर अपने एक दायरे में अगर रहे या वो चीज अगर सब चीज अगर सम्मिलित अगर चले, हिंदू मुस्लिम का जो भाईचारा है उसको अगर बरकरार रखे, तो हमें कोई आपत्ति नहीं है उसमें। कोई आपत्ति नहीं है, हम खुशी है। हमने तो कहा था कि बजरंग दल के लोगों या हमारे हिंदू भाई लोगों या कोई भी हो, अगर ये गणपति हो
जब मस्जिद आ जाए मुसलमानों की तो अनाउंस कर दें कि भाई हमारे भाई मुस्लिम भाइयों की मस्जिद है यहाँ पर, उसमें नमाज होती है, अगर यहाँ नगाड़ा बजाएंगे, यहाँ पर शोर मचाएंगे तो इनकी नमाज को डिस्टर्बेंस होगा। तो मैं समझता हूँ कि सिर्फ 5 मिनट ये वहाँ नगाड़ा बजाना छोड़ दें और ऐलान कर दें कि हमारे भाइयों की मस्जिद है, हमें इसका जो है इसका सम्मान करना है, यहाँ कोई नारा नहीं लगाना, यहाँ रंग नहीं फेंकना है। मैं समझता हूँ कि मुसलमान भी तालियां बजाकर स्वागत करेगा, लेकिन ये क्या करते हैं, जब वहाँ आते हैं ना तो वहाँ नारा लगाते हैं कि मुसलमान के इस देश में रहना है तो आपको वंदे मातरम पढ़ना होगा। वहाँ अगर कहेंगे मुसलमानों का एक ही स्थान पाकिस्तान या पाकिस्तान, वहाँ कहेंगे अल्लाह तेरे बाप का नाम, जय सिया राम जय सिया राम, इस तरह के नारे लगाएंगे तो आपस में लड़ाई झगड़ा होता है। आप अपना त्योहार मनाइए, हम आपके साथ शामिल हैं, लेकिन आप त्योहार खुशी के दिन आग ला करके पूरा जुलूस मस्जिद के पास रोक देना और मुसलमान मना करेगी कि अब अजान हो रही है तो आप कहेंगे अजान बंद करो और मस्जिद में चल के गेरुआ झंडा लगा देंगे, तो इससे क्या होता है, इससे लड़ाई झगड़ा होता है और लड़ाई वालों की सूची खराब होती है। मैंने कहा था ना कि जलेंगे हम तो जल जाएगा सारा कुर्सिता माली, समझ मत सहने गुलशन में मेरा ही आशियाना है। अगर आप ये करेंगे, लड़ाई झगड़ा करेंगे, आग लगाएंगे तो आप नहीं जानते घर किसका है, आप हिंदू का घर जला सकती है, मुस्लिम का जला सकती है, हम नहीं जानते किसी का घर जले। इसलिए अपना अपना त्योहार मनाओ और भारतवर्ष के तिरंगे को ऊंचा रखो, भाईचारगी को कायम रखो। लेकिन ये लोगों के जैसे शेर ने कभी एक बार कोई जानवर खा लिया, वो लग गया ना, वही मुद्दा है, इनको ये लग गया है कि बहुत आसान है राजनीति, मुसलमानों के खिलाफ बोलो, मुसलमानों को बदनाम करो, मुगलों के नाम को बदल दो तो हम सत्ता में रहेंगे, इसलिए ये लोग करते जा रहे हैं, हालांकि ये देश के लिए बहुत हानिकारक है। जी अबू आजमी जी, लेकिन अगर आप बात करें कुछ घटनाओं की हाल ही में जो हुई है उनकी, अगर तो अक्सर देखा जाता है तो सब में कहीं इनके हिंदू समुदाय का ही युवक क्यों होता है, उसके पीछे क्या कारण है? हाल ही की अगर हम कुछ घटनाओं की बात करें तो जितनी भी घटनाएं सामने आई है सब में कहीं इनके मुस्लिम समुदाय का लड़का ही सामने आता है, इसके पीछे क्या कारण है? मीडिया दिखाती है मुसलमान। अब मुझे बताइए आप कि एक किस्सा हुआ था ना बीच में, वो देखिए चला दिया था, एक लड़की को फ्री में डाल दिया था, आफ्ताब पूनावाला कौन है, मुसलमान समझा गया था, पूरे देश में मीडिया ने वावेला मचा दिया। कब आफ्ताब पूनावाला उसके हाथ पर काट के ले जा रहा है, रात को ले जाकर विवेक जंगल में डाल रहा है, लेकिन जब मालूम पड़ा आफ्ताब पूनावाला मुसलमान नहीं है, वो तो बाहर से था, समझा नहीं। और बहुत सारे वाकयात ऐसे हुए कि हिंदुओं को लड़कियों को काट के जला दिया, हिंदुओं ने मुसलमानों को जला दिया, उनको काट दिया, वो मीडिया में नहीं आता है। तो जो मीडिया जो दिखता वही दिखता है, मीडिया दिखाती है सब मुसलमानों को खराब दिखाती है, तो मैं समझता हूँ ये गलत है। हर समाज में अच्छे लोग भी हैं, खराब लोग भी हैं, इसमें धर्म बुलाने की जरूरत नहीं है, जो व्यक्ति जैसा करता है उसको सजा मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ मुसलमानों का नाम आएगा ना, देखिए अभी हमारा समाजवादी पार्टी का एक जुलूस निकला था, आंदोलन था आगरा के अंदर, उसमें एक आदमी ने आके बोला पाकिस्तान जिंदाबाद, मीडिया में चारों तरफ समाजवादी पार्टी ने पाकिस्तान जिंदाबाद बोला, मीडिया वाले आगे हमारे वहां पूछने के लिए, ऐसा हो नहीं सकता, उन्होंने दिखा दिया देखो ये बोल रहा है। जब इंक्वायरी हुई तो बोलने वाला बीजेपी का था, पकड़ा गया, आधे घंटे में छूट गया। दूसरी तरफ मुसलमान पकड़ा गया पाकिस्तान के पटाखा फोड़ने में, हालांकि उसने पटाखा फोड़ा नहीं था और वो उसको जेल भेज दिया, उसको जमानत की हो रही है। तो ये दो तरह का कानून इस देश में चल रहा है। खुद ही आप जो है मुसलमान का नाम लेकर के बीजेपी के लोग जो मुस्लिम नहीं है वो वावेरा करते हैं और फंसाते हैं मुसलमानों को, और बदनामी मुसलमानों की होती है। ये चीजें जो है ना ठीक नहीं है देश के लिए। तो अबू आजमी जी, क्या आपका ये मानना है कि कहीं ना कहीं देश में एक एजेंडे के तहत मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है? 100%। मैं तो पहले से ही तो कह रहा हूं, बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। अगर ये नहीं है तो केरला फिल्म लाने की जरूरत क्या थी? केरला फिल्म में कितनी 32,000 शायद बोला गया था लड़कियां, बाद में जब उसके लोगों ने आवाज उठाई तो 3 पर आ गए वो लोग। और केरला की जो फिल्म दिखाई गई वो झूठ पे थी। कश्मीर फाइल जो आई है वो भी झूठ पे है, बिल्कुल 100% झूठ है। तो इस तरह की चीजें लाएंगे और हमारे भाई हिंदू भाई देखेंगे तो उनको लगेगा ना कि प्रधानमंत्री एक फिल्म का प्रमोशन कर रहे हैं, सबको फ्री दिखवा रहे हैं और उनको फिल्म जो है सच्ची होगी लेकिन झूठी रहती है। हमारे हाउस के अंदर हमारे एक मंत्री है
किया कि महाराष्ट्र में 1 लाख लव जिहाद केस हुए, यानी 1 लाख मुसलमानों ने हिंदू लड़कियों को फंसा के शादी किया। उन्होंने कमेटी बनाया है, जब हम लोगों ने चेक किया उस कमेटी में 0 कंप्लेन है, एक भी नहीं है। मुझे पूछा कोई जवाब इनके पास नहीं है। जब वो फ्लोर पर ऐसी बातें बोलेंगे तो जितने लोग सुनेंगे उनको गुस्सा तो आएगा। अबू आजमी जी, शरद पवार जी ने हाल ही में 2 अपने कैंडिडेटों को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया, सुप्रिया सुले को 3 राज्य का, प्रफुल्ल पटेल को 5 राज्य का। तो इसको आप कैसे देखते हैं? क्या आप ये मानते हैं कि अजित पवार को कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ देने में या बीजेपी के नजदीक जो आई थी, उनकी जो बढ़ाई थी उन्होंने, उसकी वजह से उनको खामियाजा भुगतना पड़ा, उनको कोई किसी प्रकार का पद नहीं दिया गया पार्टी के अंदर? मेरी समझता हूँ कि अजित पवार साहब एक बहुत अच्छे लीडर है और महाराष्ट्र में मैं देखता हूँ जितने लीडर लोग हैं उसमें मुझे अजित पवार जी बहुत ठीक लगते हैं। बिल्कुल अजित पवार जी बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। अगर वो पिछली बार विधायक होंगे तो कुछ तो उनकी स्ट्रेटेजी सही होगी। और पवार साहब ने अगर कुछ बढ़ाया है, 2% बढ़ाए हैं, तो मैं समझता हूँ कि पवार साहब पार्टी के वो हैं, मुखिया हैं और संगठन को संभालने के लिए बनाया है, लेकिन सरकार चलाने के लिए महाराष्ट्र में मैं समझता हूँ अजित पवार साहब बहुत ठीक लीडर है। अबू आजमी जी, महाविकास अघाड़ी जो एक कई भी कमेटी बनी थी महाराष्ट्र के अंदर, जिसमें शिवसेना हो गया, एनसीपी हो गया, कांग्रेस हो गया, क्या समाजवादी पार्टी आगे आने वाले समय में उनके साथ रहेगी या बीजेपी के अगेंस्ट पे इंडिविजुअल लड़ेगी? देखिए, पिछली बार भी हम उनके साथ नसीब इसलिए है कि बीजेपी जैसी पार्टी, अब शिवसेना तो सिर्फ एक ही स्टेट में है, बीजेपी पूरे देश में है, पूरे देश में नंगा नाच नाचा जा रहा है। तो जब कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना साथ में हुई तो हम लोग भी साथ में हो गए। हमारा नाम नहीं आता है, हमारे पास कम है एमएलए की। उसके बाद भी बीजेपी जैसी पार्टी के खिलाफ हम उनको नहीं बुलाएंगे तो भी हम खड़े रहते हैं ताकि कम से कम कुछ तो मदद कर सकें। जी, अब आदमी जी, आपसे मेरा एक क्लोजिंग क्वेश्चन है कि देश में हिंदू मुस्लिमान का जो भाईचारा है वो बना रहे और एक सौहार्द से सारे लोग अपने अपने त्योहारों को मनाएं, इसको लेकर क्या कुछ पहल आप करेंगे और क्या कुछ पहल दूसरे हिंदू संगठनों की तरफ से की जानी चाहिए? मैंने कम से कम 100 मीटिंग किया है और मैंने मुस्लिम भाइयों से कहा है कि रसूलुल्लाह पैगंबर इस्लाम ने कहा था कि अपने पड़ोसी के साथ अच्छे ताल्लुकात निभाओ, किसी के धर्म के बारे में गलत बात मत बोलो, और अगर तुम्हें ईश्वर ने, अल्लाह ने इतनी हैसियत दिया है कि तुम अपना पेट भर सकते हो और तुम्हारा पड़ोसी भूखा है तो तुम मुसलमान नहीं हो। ऐ मुसलमानों, तुम जाकर अपने हिंदू भाइयों से कह दो कि अगर तुम्हें रात को खून की जरूरत पड़ेगी तो किसी हिंदू भाई को मत पुकारना, मुसलमान को पुकारना। हम मुसलमान अपने बदन का कपड़ा खोलकर देकर तुम्हारी रक्षा करेंगे, किसी से डर के नहीं, बल्कि रसूलुल्लाह का जो फरमान है उसके कायम रखे। अगर हम सही मुसलमान हैं तो हमसे किसी हमारे पड़ोसी को तकलीफ नहीं होना चाहिए। हम उस पड़ोसी के साथ अपने कदम से कदम मिलाकर भाईचारे बढ़ाएंगे। मैं हमेशा कहता हूँ, मैं हमेशा स्कूल में जाता हूँ, मीटिंग करता हूँ, तो खास तौर पर मुसलमान भाइयों से कहता हूँ कि भाई मेरा हक पहले अपने लोगों पे है कि भाई बच्चे जब स्कूल से जाएं तो अपने पड़ोसी को कोई बीमार है उसके घर जाएं, उसके हाल चाल पूछें, उससे मिलें, और जब होली या दिवाली आए उसको मुबारकबाद दें और आकर ईद की मुबारकबाद दें। हमारी पूरी कोशिश है कि इस देश के अंदर हिंदू मुसलमान सब साथ साथ रहें। लेकिन क्या हो गया ना, आपने इकबाल का शेर सुना होगा कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुल हैं उसके, ये गुलसिता हमारा। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा है, लेकिन बाद में बुलबुल नजर नहीं आ रहे, बुलबुल खत्म हो गए हैं, अब उल्लू आ गया उसकी जगह। तो अभी अगर इकबाल होते ना तो आज लिखते कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा और बर्बाद गुलिस्तान करने को बस एक ही उल्लू काफी है। यहाँ तो हर शाख पे उल्लू बैठा है, पंजाब में गुलिस्तान क्या हो। जी, अब आपने हमारे लिए समय निकाला, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।